हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCG 171 द टॉपिक ऑफ जनरल साइकोलॉजी। अगेन ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। ओके, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, तो एक बार इसको विजिट जरूर करिएगा। हमने आपका सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप इनको कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ जाएंगे, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज 9580023321। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Define psychology and discuss its scientific nature. Explain the methods and application of psychology. तो देखिए साइकोलॉजी क्या है। देखिए साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कि ये कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और उसकी जो मेंटल प्रोसेस है उसको ही समझते हैं हम साइकोलॉजी में। ह्यूमंस अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, यही सब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और साइकोलॉजी जो है ना वो दोनों चीजें पढ़ती है, मतलब कि ये ऑब्जर्वेबल एक्शंस भी पढ़ती है और इंटरनल प्रोसेसेस भी। ऑब्जर्वेबल एक्शंस में आता है जैसे कि स्पीकिंग, वॉकिंग, जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, आराम से। लेकिन इंटरनल प्रोसेस में इमोशंस आते हैं, थॉट्स आते हैं, जो हम डायरेक्टली ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। किसी के दिमाग में क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है। डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि देखिए साइकोलॉजी जो है वो साइकी और लोगस वर्ड से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है माइंड या सोल, और लोगस तुम्हें पता ही स्टडी। तो टुगेदर दे फॉर्म कि हम लोग ह्यूमंस के माइंड, बिहेवियर, इन सब चीजों को स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की। तो इसमें साइंटिफिक क्या है, क्या चीज है जो साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाती है, हम वही पढ़ेंगे। तो पहली चीज है हमारी सिस्टमैटिक स्टडी। साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक को हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चाहे इसका कलेक्शन हो, ठीक है, या फिर एनालिसिस हो किसी भी इंफॉर्मेशन का, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग ह्यूमंस की जो बिहेवियर है, मेंटल बिहेवियर है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली उसको देखते हैं, ठीक है, और अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबाइस्ड होकर किसी भी चीज को स्टडी करना। ओके, हम यहाँ पर अपने पर्सनल ओपिनियंस को अपनी स्टडी पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, एविडेंस के बेसिस पर ही अपने रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, जब इसने इस बॉक्स को ओपन किया तो जो इसके पेरेंट्स थे इन्होंने इसको नहीं डांटा, ठीक है। तो इसके सामने जब दोबारा एक बॉक्स रखा गया ना, तो इसने ये वाला बॉक्स भी ओपन किया क्यूरियोसिटी के साथ में। तो मतलब ये था कि देखिए जब हम लोग बच्चों को डांटते हैं, ठीक है, फटकारते हैं उनकी हर क्यूरियोसिटी को लेकर, तो उनके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है, और वो उनके बाद में आगे जाकर उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, जहाँ पे वो लोग क्यूरियोसिटी नहीं रखते हैं, ठीक है, हर चीज को रिस्क लेने में डरते हैं, चीजों चीजों में, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि ह्यूमन माइंड को और अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। फिर आता हमारा वेरिफिकेशन। अब देखिए साइकोलॉजिस्ट जब भी अपनी रिसर्च निकालते हैं, सामने पब्लिश करते हैं कि उन्होंने क्या स्टडी की है, क्या उनके रिजल्ट्स हैं, तो उनके जो पीयर्स होते हैं, मतलब अदर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, और क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये जो कल्चर होता है ना, ये कल्चर से क्या होता है, और भी स्टडीज में इन डेप्थ हम लोग समझते हैं स्टडीज को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन, कि आपकी जो रिसर्च है उसको वेरीफाई किया जाता है थ्रू व्हाट, थ्रू योर पीयर्स, ठीक है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पे। तो पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। सिंपली यहाँ पर हम लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो बिहेवियर चाहे नेचुरल सेटिंग में हो रहा हो या कंट्रोल सेटिंग, जो मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था वो बच्ची का, वो एक कंट्रोल सेटिंग थी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड पे। देखो यहाँ पर हम लोग कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या समझ पाए, कॉज इफेक्ट रिलेशन। कॉज इफेक्ट रिलेशन मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि उन बच्चों को हम लोगों ने क्या क्या डांटा, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। फिर आते हैं इंटरव्यू मेथड पे। सिंपली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं लोगों से जिनको हमको स्टडी करना है, इसी को बोलते हैं इंटरव्यू। सर्वे पे आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डेटा को गैदर करते हैं थ्रू व्हाट, क्वेश्चनर्स और सर्वेस। फिर आते हैं हम लोग केस स्टडी मेथड पे। केस स्टडी थोड़ी इन डेप्थ स्टडी होती है, यहाँ पर हम लोग थोड़ी डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हो, ग्रुप के बारे में हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में देखिए यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट किए जाते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग ह्यूमंस की इंटेलिजेंस को मेजर कर सके, पर्सनालिटी को देख पाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, तो हम पता कैसे लगाते हैं, कुछ टेस्टिंग्स होती हैं और वो साइकोलॉजिकली होती है, ठीक है, एप्टीट्यूड के बारे में या फिर इंटरेस्ट या फिर अदर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी पे।
कॉमन सेंस यूज करिए। साइकोलॉजी हर फील्ड में यूज होती है आज के टाइम पे, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, टीचर साइकोलॉजी का यूज करते हैं ताकि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाए, उनकी लर्निंग में हेल्प कर पाए, ठीक है। हेल्थ एंड काउंसलिंग, देखिए आज की इकोनॉमी में हर किसी को स्ट्रेस है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जिसके पास जॉब है वो है, चाहे ओल्ड पीपल है, सबको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और इस टाइम पे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, लोगों के बिहेवियर के बारे में समझना बेहतर तरीके से, ठीक है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो इंसान के बिहेवियर के बारे में। वर्क प्लेस देखिए इंडस्ट्रीज और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी एक साइकोलॉजी अगर हम समझ पाएं तो इसी से क्या होगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर स्पोर्ट्स पे देखते हैं, जो एथलीट्स है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि उनको कितना स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है जब वो ओलंपिक जैसे गेम खेलते हैं, कोई भी नेशनल लेवल गेम है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या जरूरत होती है उनको, कॉन्फिडेंस की, कॉन्सेंट्रेशन की, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो इस टाइम पे जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उनकी साइकोलॉजी को वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपने आप को बूस्ट कैसे रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फिर सोशल लाइफ में तो है ही, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए, जो हमारे अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए यहाँ पर भी हमारा साइकोलॉजी काम करता है। अब कंक्लूजन देखते हैं। वही हमने देखा, देखिए साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। फिर हमने देखा किस तरीके से साइकोलॉजी का अलग अलग फील्ड में यूज होता है। हमने देखा स्पोर्ट्स में, सोशल लाइफ में, वर्क प्लेस में, ठीक है, और एजुकेशन में, सब चीजों में। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। देखिए थिंकिंग है क्या, सबसे पहले समझते हैं। इट इज अ मेंटल प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन गेन्स नॉलेज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन एक्सेट्रा, ठीक है। इसकी मदद से, देखिए थिंकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इट इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को, हमारी लर्निंग को, हमारी डिसीजन मेकिंग को, इन सबको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी थिंकिंग, है ना। तो देखिए जो कॉग्निटिव एक्टिविटी, मेंटल प्रोसेस, ये सारी चीजें क्या है, कीवर्ड्स है आपके एग्जामिनेशन में। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में सारे पैरा याद नहीं रहने वाले। आप एक कीवर्ड के थ्रू इसकी हेल्प से आप पूरा एक पैरा लिखोगे, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी की चीजें आपको बस ऐसे पढ़ लेनी है ऊपर ऊपर से, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट याद रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ने भी यही बताया गया कि थिंकिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल एक्टिविटी, ठीक है। थ्रू थिंकिंग इंडिविजुअल एनालाइज सिचुएशन, कंपेयर एंड ऑल्टरनेटिव्स, मतलब वही बताया गया कि आसपास की सिचुएशंस को हम बेहतर समझते हैं थिंकिंग के थ्रू। वही चीज बताई गई है, एक ही बात को हम लोगों ने अलग अलग सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखा गया है। जो दो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, दोनों में भी एक ही बात को अलग अलग सेंटेंस में लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट ये आप इन की वर्ड्स पे ध्यान रखिए, और इन की वर्ड्स को आप एग्जाम में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट इज परपेचुअल और कंक्रीट थिंकिंग। इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम जो अपना सोच बनाते हैं, वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी डायरेक्टली देखते हैं ना, सिर्फ वही चीजें समझ पाते हैं, उनको ज्यादा एजम्पशंस वाली चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। जो उनको दिख रहा है वही चीज वो अपना सोच में बैठा लेते हैं। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या है, यहाँ पे हम डील करते हैं आइडिया से, कॉन्सेप्ट से, सिंबल से। कैसे, जैसे कि जस्टिस है, फ्रीडम है, मोरालिटी है, क्या आप इनको देख सकते हैं, नहीं। ये क्या है, ये थिंकिंग है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको आइडियाज की तरह समझ सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि हम कंक्रीट थिंकिंग में करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब होती है हम लोग अपने खुद के आइडियाज को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कहीं और से कोई चीज सीख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने आप से यहाँ पे हमारे जो ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको जनरेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो भी कोई नई चीज बनाते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, वो अपने नए आइडियाज से ही तो बनाते हैं कोई चीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। फिर आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जजमेंट देने से पहले उसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हैं, केयरफुली उसको एनालाइज करते हैं, तब जाके अपनी जजमेंट्स बनाते हैं। और ये जजमेंट्स किस बेसिस पे होती है, एविडेंस बेसिस पे होती है, कोई भी डिसीजन हम ले रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं लॉजिकल थिंकिंग पे। यहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं सिस्टमैटिक एंड रैशनल प्रोसेस को, ठीक है। अब ये देखिए कॉमनली हम लोग कैसे सब्जेक्ट में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स हुआ, एक लॉजिकल थिंकिंग लगती है, साइंस में लगती है, ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग डिसीजन मेकिंग वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उनमें भी लगती है, ठीक है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स के बारे में देखेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं इसके दौरान। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखिए थिंकिंग शुरू कैसे होती है, थिंकिंग शुरू तब होती है जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर आते हैं कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब वो प्रॉब्लम आती है
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सबको हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम उन फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और अलग अलग पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं, ये भी देखते हैं। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज और सोल्यूशन, फिर जाके हम लोग थोड़े सोल्यूशन के बारे में भी विचार करते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। देन वी इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि जो हमने सोल्यूशन देखा है क्या उसकी और भी कोई ऑल्टरनेटिव है, ये हो सकता है नहीं, ये भी देखते हैं, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन हमने निकाला है क्या उसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिसीजंस एंड एक्शंस, हम फिर पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या सॉल्यूशन लगाना बेटर रहेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे स्टेप समझे। हमने समझा कि देखिए थिंकिंग जो है वो एक इसेंशियल मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ठीक है। और इसके हमने फिर अलग अलग फॉर्म्स भी देखे, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, क्रिएटिव, एक्सेट्रा, ठीक है। सो द इफेक्टिव थिंकिंग contributes to the personal growth, learning and success in various aspects of life. All right, next question is explain the stages and laws of perception. समझते हैं परसेप्शन क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीजें हमारी सराउंडिंग, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से हम अपनी आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए परसेप्शन जो होता है हर इंसान का अलग अलग होता है। हमने देखा होगा कि आप एक किसी इंसान का जो परसेप्शन है वो दूसरे से डिफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आसपास की इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से रिसीव करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं मेरा जो परसेप्शन है वो आपका हो, आपका जो है वो मेरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल परसेप्शन का मैंने आपको मतलब बताया। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ परसेप्शन पे। अब ये जो प्रोसेस होती है ना परसेप्शन की, ये स्टेप्स में फॉलो होती है, तो उन स्टेप्स को पढ़ते हैं अभी। फर्स्ट है सेंसेशन, ये फर्स्ट स्टेज होता है हमारे परसेप्शन का, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, जैसे कि हमारी आईज हुई, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी स्टिमुलाई होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया फ्लावर, जब हम फ्लावर को देखते हैं हम देखते हैं उसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये क्या हमारी सेंसेशन है, हम अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे अपनी आसपास की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है हमारा अटेंशन। हम लोग एक टाइम पे बहुत अलग अलग स्टिमुलाई से सराउंडेड होते हैं, स्टिमुलाई मतलब इन्फॉर्मेशन, हमारे आसपास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम सब पे तो फोकस नहीं कर सकते, सब पे अटेंशन नहीं रख सकते, तो हम कुछ ही इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, उन पे अटेंशन करते हैं, इसी को बोलते हैं अटेंशन। अब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अगर एक नॉइजी क्लासरूम है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो एक टाइम पे हर चीज पे फोकस तो करेगा नहीं, तो वो ट्राई करता है कि वो अपने टीचर की बात सुने, उस चीज पे फोकस करता है। तो अगर वो उस चीज को फोकस करे तो आसपास की बातें नहीं सुनेगा, ये इसका मतलब होता है। थर्ड होता है इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करता है कि इस चीज की जो भी हमारे आसपास इन्फॉर्मेशन है उस चीज को हम लोग अपने प्रीवियस नॉलेज जो हमें पहले से सिखाया गया है, ठीक है, उस चीज की मदद से हम जो नई चीज है वो सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। जैसे कि मान के चलो हमने स्मोक देखी, तो अब हमें ये लगता है कि जहाँ कहीं भी स्मोक है वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है कि वहाँ पे फायर होगी, ठीक है। तो हमारा दिमाग इस तरीके से इंटरप्रेट करता है इस चीज को कि स्मोक है तो फायर होगा, ठीक है। फिर आते हैं रिस्पॉन्स पे, और फिर हम लास्टली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी, इंटरप्रिटेशन निकाली, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी परसीव अ हॉट ऑब्जेक्ट वी क्विकली मूव अवर हैंड अवे फ्रॉम इट। जब भी हमें एकदम हॉट ऑब्जेक्ट हमारी स्किन को टच करता है तो हम एकदम, हमारे रिस्पॉन्स क्या होता है, हम एकदम से दूर हट जाते हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज लॉ ऑफ परसेप्शन। इसको हम गेस्टाल्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल एक्सप्लेन सेवरल लॉज दैट डिस्क्राइब हाउ पीपल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अलग अलग लॉज को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इट सेज कि ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टू ईच अदर आर परसीव्ड एज अ ग्रुप। जो ऑब्जेक्ट जो आपस में क्लोज होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या देखते हैं, ग्रुप की तरह देखने लगते हैं। ये एक परसेप्शन हो जाता है कि अगर जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर सिटिंग साथ में एक साथ बैठे हुए हैं तो हम उनको एक ग्रुप की तरह समझेंगे, या हम बोलेंगे एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। सेकंड होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। वी सी कि जो लोग जिनका शेप, साइज, कलर थोड़ा बहुत सिमिलर होता है हम उनको एक टीम का मान लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कुछ लोग हैं, ठीक है, सेम यूनिफॉर्म है, सेम कलर का पहने हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि ठीक है चलो एक टीम के हो सकते हैं लोग, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब होता है कोई भी चीज अगर पैटर्न वे में चल रही है, सिस्टमैटिक वे में चल रही है, ठीक है, तो हम सोचते हैं ओके ये बहुत कंटिन्यूली और स्मूथली चल रही है चीज, अगर वो पैटर्न वे में चल रही होती है तो हम अगर ऐसा परसेप्शन रख रहे हैं तो इसी चीज को हमने बोला है कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है ये। उसके बाद में लॉ ऑफ क्लोजर। इसमें क्या है, अब अगर मैं आपके सामने ऐसे ऐसे कुछ फिगर बना दूं तो आप क्या समझ पाएंगे, आप बोलेंगे कुछ माउंटेन जैसा लग रहा है या कुछ वेव जैसा लग रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से फॉर्म करेंगे। अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो आप बोलेंगे इट्स अ सर्किल, हालांकि सर्किल नहीं है, मैंने बीच में स्पेसेस छोड़े हैं, ये कुछ भी हो सकता है। पर यही तो है लॉ ऑफ क्लोजर। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है
इट टेंड्स टू फिल इन मिसिंग पीस ऑफ अ कंप्लीट फिगर, ठीक है। हम जो मिसिंग पीसेस होते हैं ना उनको देखकर भी कंप्लीट फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। फिर आता है लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। अब इमेजिन करिए कि आप एक नोवेल पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पेज है बुक का, ये आपका चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आपकी लाइंस है। अब आप जब आपको इसको पढ़ रहे हैं ना तो आप सेपरेट क्या कर पा रहे हैं कि पेज का जो बैकग्राउंड है वो अलग कर पा रहे हैं आप लोग, और जो लाइंस लिखी है वो अलग कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। वी सेपरेट एन ऑब्जेक्ट दैट इज फिगर फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, when reading a book, the words are the figure and the page is the background। मतलब पेज जो है हमारा वो बैकग्राउंड हो गया, और जो हमारे वर्ड्स थे ये हमारे फिगर हो गए, ठीक है। कंक्लूजन समझते हैं। अभी हमने देखा कि परसेप्शन किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। हमने फिर लॉज ऑफ परसेप्शन भी पढ़े, ठीक है। हेंस अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। जब हम परसेप्शन को समझते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन के बारे में भी अच्छे से समझ आती है, ठीक है। यही है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन पियाजेट्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे जो पियाजेट है वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने बताया है, इनकी जो थियरी है इसमें इन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो किस तरीके से एडल्ट से बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, और ये जो उनकी थिंकिंग है वो किस तरीके से डेवलप होती है फ्रॉम इनफेंसी टू एडोलेसेंस। यही पढ़ेंगे मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजेट थियरी। देखिए पहला है हमारा स्केमा। लेट्स सपोज दिस इज योर ब्रेन, ठीक है। और आपका मेंटल फ्रेमवर्क मतलब आपकी विचारधारा कुछ ऐसी बन रखी है कि जितने भी 4 लेग्ड एनिमल है वो सब कौन है, वो पोमेरियन डॉग है। पोमेरियन डॉग आपने देखा होगा, व्हाइट सा कुत्ता होता है छोटा सा अच्छा सा, ठीक है वो, ठीक है। ये आपका स्केमा अभी तक बना हुआ है, ये मेंटल फ्रेमवर्क को आप स्केमा बोलते हैं। सेकंड इज एसिमिलेशन। नाउ इट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड एड्स न्यू इन्फॉर्मेशन टू एन एग्जिस्टिंग स्केमा। अभी तक का स्केमा ये था कि जितने भी 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं वो सब पोमेरियन डॉग होते हैं। अब इसने एक और एनिमल देख लिया जिसके 4 पैर थे पर वो पोमेरियन डॉग नहीं था, वो एक जर्मन शेफर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको थोड़ा लगा कि ओके ठीक है, इसकी नई इन्फॉर्मेशन इसके दिमाग में गई कि ठीक है हर 4 पैर वाला पोमेरियन डॉग नहीं होता, एक जर्मन शेफर्ड डॉग भी होते हैं, ठीक है। ये इसका एसिमुलेशन हो गया, नई इन्फॉर्मेशन एड ऑन हो गई। फिर आते हैं एकोमोडेशन पे। नाउ इट हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड चेंजेस एन एग्जिस्टिंग स्केमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है कि अभी तक इसके स्केमा में, इसके फ्रेमवर्क मेंटल फ्रेमवर्क में ये था कि जितनी भी 4 पैर के एनिमल्स होते हैं वो सबके सब डॉग होते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा, अब इसका स्केमा जो है वो इसका स्केमा बदल जाएगा, अब इसका स्केमा जो है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये बच्चा क्या सोचेगा, दैट द चाइल्ड लर्न, अभी सीख गया दैट नॉट ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स आर डॉग, ठीक है। अब इसने एक नई चीज सीख ली और अपना स्केमा इसने चेंज कर लिया। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, नथिंग बट जस्ट अ बैलेंसिंग बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ठीक है। ये बस बैलेंसिंग स्टेज होता है। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 साल तक रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इन्फेंट्स लर्न करते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू देयर सेंसेस, फिजिकल एक्शन, जैसे कि टचिंग, सीइंग, हियरिंग, सुनना, मूव करना, देखना, इन सब चीजों से वो सीखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस भी वो सीखते हैं, ग्रेजुअली सीखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट उनके सामने नहीं है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। अगर उनके सामने कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कहीं वो एग्जिस्ट कर रही है बट जस्ट नॉट विजिबल, ठीक है। सेकेंड है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल तक चलता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपना लैंग्वेज सीखते हैं, सिंबल, ठीक है, इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमने छोटे बच्चों को देखा हो 2 से 7 साल वाले, वो अपने जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उन सब में वो ये चीज सीखते हैं। अब दे कैन थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है। और जो भी चीजें फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो उस चीज के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए तो हमने देखा कि इमेजिनेशन भी करते हैं वो यहाँ पे। हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब ये है कि दूसरे की परसेप्शन को, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया परसेप्शन, ये सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपने परसेप्शन को ही समझते हैं और दूसरे के परसेप्शन को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक चीज। अब हम आते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बारे में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब जो आपके आसपास चीजें उनको दिख रही है उसके सामने उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग उन्हें हो जाती है। उन्हें ये पता लग जाता है कि अगर पानी है, अगर वो ग्लास में, अगर उसको हम पतीले में डालेंगे तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग उन्हें 7 से 11 साल की उम्र में आ जाती है। इसी को बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से या 11 के जो ऊपर बच्चे होते हैं उनका स्टेज होता है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में भी अंडरस्टैंड करने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वही चीज़ जो आप, जैसे कि जो हमारी विचारधारा हो गई, ठीक है, जस्टिस, फ्रीडम, मोरालिटी, इन सब के बारे में भी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं अपनी, ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी बनाने लगते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये स्टेज हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पियाजेट थियरी, तो आप खुद सोचिए क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखिए, जो बच्चे की अगर हमें स्टेजेस पता है कि वो किस उम्र में क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या एबिलिटीज उसमें होती हैं, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प टीचर्स, टीचर को अच्छे से हेल्प करेगा कि उसे किस स्टेज के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, इससे उनकी लर्निंग इंप्रूव होगी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है। तो कंक्लूजन पे देखते हैं अभी। हमने देखा पियाजेट की थ्योरी में 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये हाईलाइट क्या करता है? इट हाईलाइट्स दैट कॉग्निटिव ग्रोथ अकर्स ग्रेजुअली एज चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ बच्चे जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी उसी तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। हमारी सारी क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो आप कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट रहे। ओके गाइस, थैंक यू।